आता नहीं है कि पानी आता है 8 दिन में एक दिन, और अगर 8 दिन में नहीं आया तो फिर अगले 8वें दिन आएगा। अगर 8वें दिन नहीं आया तो समझो फिर कोई कमी आ गई है पाइपलाइन में, तो अगले 8वें दिन पानी आएगा। अरे बाप रे, उन्हें पता चलता है पानी क्या होता है। राजस्थान के ऐसे इलाके में चले जाइए जहां पानी के लिए हैंड पंप नहीं है, मोटर कैसे लगेगी। वहाँ पानी के लिए कुएं हैं, और कुएं भी पाइप वाले कुएं नहीं हैं। कुएं ऐसे हैं कि जो पानी रिस रिस करके नीचे जो पहाड़ है, सब नीचे पहाड़ है, मिट्टी नहीं है नीचे, नीचे पत्थर है, पूरा पत्थर, ज़मीन पत्थर की है। कुआं बनाना बहुत आसान है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और नीचे काट काट करके पत्थर को जब कुआं बनता है तो पानी उस पहाड़ में से रिस रिस करके अंदर पानी इकट्ठा होता है। अगर खुलो खेत में पानी लगा दें और लगातार पानी मोटर चला दें तो पानी ख़त्म, फिर अगले 24 घंटे में पानी आएगा रिस करके। अंदाज़ा लगाइए कैसे लोग जीते होंगे। वैसे क्षेत्र में रहा तो एक बाल्टी पानी से ही हम लोग नहा लेते थे, एक बाल्टी पानी से, उसी में से अपने अंडरवियर धो लेते थे। अंदाज़ा लगाइए कैसे जीते होंगे वहाँ लोग। वहाँ पर लोग पानी भर करके दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पानी व्यर्थ जा रहा है। टोटी खुली हुई है, पानी चल रहा है, चल रहा है, पानी जा रहा है। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ज़मीन में पानी ख़त्म हो रहा है। सारा का सारा पानी बह बह करके समुद्र में पहुँच रहा है। पहाड़ों से बर्फ़ें पिघल रही हैं, बराबर पानी समुद्र में जा रहा है। एक दिन समुद्र का तल का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आसपास रहने वाले सारे नगर डूबेंगे। अगर गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई तो ऐसा बुरा हाल होगा। इसीलिए बरसात के समय में अब जो नए मकान बन रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों से कहो कि जो बरसात का पानी है इसे ज़मीन में जाने की व्यवस्था करो। नगरों में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि नगर में सड़कें भी पक्की, घर भी पक्के, मकान भी पक्के, नालियाँ भी पक्की। ज़मीन में, शहर में पानी नीचे नहीं जाता है, और नीचे नहीं जाएगा तो पानी आएगा कहाँ से। तो इसीलिए हर घर के अंदर जो घर मकान बनते हैं वहाँ पर एक ऐसा गड्ढा बनाया जाता है कि बरसात का पानी उस गड्ढे में डाला जाता है, और उस गड्ढे में कंकड़वादी डाल दिए जाते हैं। उसके थ्रू छन करके पानी ज़मीन में चला जाता है, और वाटर लेवल, नीचे ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए पानी का संरक्षण करो। पानी बहुत कीमती है, और सुना होगा आपने, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल को बचाओ। पानी को खर्च ज़्यादा मत करो, प्रयोग उतना ही करो। अब नगर निगम वालों ने क्या किया, पहले तो एक सामान्य औसत मूल्य ले लेते थे कि भाई इतना मूल्य देना है आपको जल कर का, लेकिन अब उन्होंने जल के भी मीटर लगा दिए, कहीं कहीं जल के मीटर लगा दिए। तो पहले 3 बार टंकी भर करके खर्च करते थे, अब एक बार की टंकी में ही काम चला लेते हैं, क्योंकि मीटर लग गया ना, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। पानी खर्च मत करो, और जहां आप खड़े हो वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग बंद कर दो एक झटके में। एक समय में प्रयोग की जाने वाली पॉलीथिन का प्रयोग मत करो। पत्ते वाली पत्तल का प्रयोग करो, बर्तन प्रयोग करो, मिट्टी के बर्तन प्रयोग करो, या स्टील के बर्तन प्रयोग करो। जो पॉलीथिन है, जो थर्माकोल है, और जो कागज़ से बने हुए बर्तन हैं, उन पर भी पॉलीथिन होती है। जो कागज़ से बन रहे हैं आजकल बर्तन, वो भी बहुत खतरनाक बर्तन है, क्योंकि उसको पानी में जल्दी न गले ऐसा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी पॉलीथिन भी मिलाई जाती है, तब वो कागज़ बनता है जिससे कि देर तक ना गले। और वो लोग सावधान हो जाओ जो चाय पीते हैं और प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं। बाज़ार में चले गए तो वो क्या करता है, प्लास्टिक में डाल के दे देता है चाय, लोग बड़े स्वाद से पी लेते हैं। जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, बाज़ार में जाते आते रहते हैं, उससे बचो। कागज़ का जो गिलास है उसमें भी पॉलीथिन है। जो चाय पीते हैं वो सावधान हो जाओ, या तो कप में चाय पियो, या गिलास में चाय पियो, या फिर मिट्टी के बर्तन में चाय पियो। अगर चाय के शौकीन हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो। हालांकि चाय भी अपने आप में बहुत अच्छा पदार्थ नहीं है।
तो मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ कूड़ा नहीं होना चाहिए। कागज़ को संभाल करके रख दो। आप अपने घर में 2-3 डिब्बे बना लो, 2-3 डिब्बे, वो खराब नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। एक डिब्बा बना दो कि घर में कहीं भी थोड़ा बहुत भी लोहा निकलता है, उस लोहे को वहाँ स्टोर करते रहो, एक डिब्बे में लोहा डालते रहो, दूसरे में प्लास्टिक डालते रहो। जितने भी डिब्बी खाली होते हैं, जितने भी बोतल खाली होती हैं, उन्हें एक डिब्बे में डालते रहो। एक दूसरा डिब्बा ले लो जिसमें कागज़ डालते रहो, और मिट्टी और पत्थर जो भी निकलता है उसे अपने कहीं सड़क पर डालते रहो। उससे क्या होगा कि आपका कूड़ा कम से कम निकलेगा। और जो गीला कूड़ा है उसे ख़त्म करो, जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। या तो पशुओं को खाने के लिए दे दो, या फिर अपना भोजन है तो उसे खाने खराब होने से पहले ख़त्म कर दो। अच्छा बोलो, कूड़ा निकलेगा हाँ या ना? जोर से बोलो। नहीं निकलेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है सफाई कर्मचारियों को, इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चारों तरफ गंदगी और गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। आज से तय करेंगे हम लोग कि हम कूड़ा नहीं करेंगे। बोलो, हम कूड़ा नहीं करेंगे, संभाल करके रखेंगे। कागज़ फिर से कागज़ में आएगा, प्लास्टिक फिर से प्लास्टिक में काम आएगी, लोहा फिर से लोहे में काम आएगा, जो भी धातु पदार्थ निकलते सब के सब काम आ जाएंगे। अच्छा, कपड़े को फेंक देते कुछ लोग, कपड़े को रिटायरमेंट हुआ कूड़े में डाल दिया। कूड़े को कूड़े में मत डालो। कपड़े को आपके सबके घरों में मशीन लगी हुई है, उसे साफ कर दो, धो करके उसे टांग दो, पोंछने के काम आएगा, सफाई के काम आएगा। और अगर हो सके तो कहीं ऐसी जगह दे दो जहां लोगों को ज़रूरत है। भारत देश में अब कपड़ा फटता नहीं है सहज, रिटायर होता है कपड़ा, रिटायर। अब अच्छा नहीं लगता, ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, उतार दी, अब नहीं पहनेंगे। घर की बुजुर्ग माताएं, उनसे पूछो क्या कहती हैं। अरे ऐसा समय भी था मेरे देश में जब लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं था। लोग बारात में जाते थे ना, बारात में तो दूसरे का कपड़ा मांग कर ले जाते थे कि भाई तुम बारात नहीं जा रहे हो, आप हमें कुर्ता दे दो, हम बारात करे आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? बोलो, अंदाज़ा लगाइए। और आज इतना कपड़ा है लोगों के पास, कपड़ा ख़राब नहीं होता, कपड़ा रिटायरमेंट होता है। तो कम से कम ऐसे लोगों को कपड़े दे दो जिनके पास कपड़े नहीं। अभी भी भारत देश में ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने ऐसे स्थानों को देखा है, उड़ीसा के ऐसी जगहों को जहां पर महिलाओं के पास कमर से ऊपर तन ढकने के कपड़े नहीं हैं। उड़ीसा में एक गुरुकुल चलता है, उसका नाम है आम सेना गुरुकुल। एक जगह का नाम है आम सेना। वहाँ स्वामी धर्मानंद जी गुरुकुल चलाते हैं। नगर के लोगों से, बड़े बड़े नगर के आर्य समाजियों से प्रार्थना की उन्होंने, एक बार करते रहते हैं वो, जहाँ कहीं भी जाते हैं। उन्होंने कहा आगरा में भी एक बार सूचना आई कि भाई अपने रिटायरमेंट कपड़े ही दे दो। तो रिटायरमेंट कपड़े लोगों को इकट्ठे करने को कहा। आर्य समाज में 2-3 पोटली इकट्ठी हो गई, उनको भेज दिया गया, ट्रांसपोर्ट से उनके यहाँ पहुँच गए। और उन्होंने कहा आपका बड़ा धन्यवाद है। पुराने कपड़ों के लिए स्वामी जी ने धन्यवाद किया। और कि स्वामी जी आप करेंगे क्या? और कि मैं इन लोगों को दूंगा जो लोग कपड़े की वजह से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कपड़ा नहीं है उनके पास, तो मैं उनको दे दूंगा, भाई कपड़े ले जाओ और तुम लोग सनातनी बने रहो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। अरे दवाइयाँ नहीं लोगों के पास, कपड़े नहीं लोगों के पास, खाना नहीं लोगों के पास, और हमारा कपड़ा कूड़े में जा रहा है, हमारा कपड़ा वैसे ही फेंक रहे हैं हम। अरे कपड़ा जब तक पूरी तरह फट नहीं जाता है, गल नहीं जाता है, तब तक कोई ना कोई काम देगा। पुराने लोग होते थे, पजामे को छोटा कर लिया, घुटना बना लेते थे, और भी छोटा हो गया तो चलेगा काम, नहीं तो उसका पोछा लगाने के काम कर लेते थे। अरे उस समय तो दीपक भी बनते थे, दीपक की बाती बना लेते थे, उससे झाड़न बना लेते थे, कमरों को झाड़ने का काम करते थे। और कई बार बड़े का कपड़ा छोटा हो गया, छोटे के काम आ जाता था, छोटे का कपड़ा और छोटा हो गया और उससे छोटे के काम आ जाता था। कपड़ा जल्दी फटता नहीं है, कपड़ा तो हम लोग मशीन में फाड़ रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? कपड़ा मशीन फाड़ती है, धोती नहीं है। इसीलिए प्रयास करो, अपने आप धो, हाथों से धो, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। मशीन में कपड़ा डालते हैं, कमज़ोर होता रहता है और वो ख़राब हो जाता है, फिर वो देखने लायक भी नहीं रहता।
और हम लोग लापरवाह हैं कपड़े के प्रति। कपड़ा बहुत है ना हमारे पास। एक महिला नेता थी, वो मर गई। मरने के बाद उसके कमरे को खोला गया था। उसके घर को इतनी साड़ियाँ निकली उसके पास कि साल भर में भी नंबर ना आता था। हजारों साड़ियाँ थी उसके पास, हजारों। क्या नाम था उसका? जयललिता। देखो सब जानते हैं उसको सब जानते हैं उसको, जयललिता। कितने तरह के सैंडल, कितने तरह की घड़ियाँ, कितने तरह की ड्रेसें, ओहो बाप रे बाप। और लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं है। याद है आपको महर्षि दयानंद जी महाराज ने घटना देखी थी। उस घटना में उस महिला के पास अपने बच्चे को कफन देने के लिए कपड़ा नहीं था। आप पहनने की बात करते हैं, कफन देने के लिए कपड़ा नहीं था। एक धोती थी उसके पास, उसे फाड़ करके कफन बना के ले गई थी और गंगा नदी में धोकर कफन को वापस ले आई थी ताकि मैं साड़ी में जोड़ लूंगी। अब लोगों के पास कितना कपड़ा हो गया है और हम कूड़ा कर रहे हैं कपड़े से। अरे लोग अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं भारत देश में जिनके पास कपड़ा नहीं है। अरे निकलो, कभी देखा करो कुछ कपड़ा पुराना नया जैसा बन सके। हमारे यहाँ आर्य समाज नाई की मंडी है, वो एक काम करती है, व्यर्थ को सार्थक करो। क्या नाम दिया है? व्यर्थ को सार्थक करो। पूरे नगर के आर्य समाजों को निवेदन किया जाता है, अपने रिटायरमेंट कपड़े दे दो भाई। और उन रिटायरमेंट कपड़ों को रख करके फिर ऐसी जगह पहुंचाया जाता है जिनको ज़रूरत है। भाई ज़रूरत है, ले लो कपड़े, ले आते हैं। नगर में हमारे यहाँ एक दीवार बनाई गई है, नेकी की दीवार। नेकी की दीवार, उस पर लिख दिया गया नेकी की दीवार। माने जिनके पास कोई भी सामान व्यर्थ है, आपके घर में कोई भी सामान है, मेज है, कुर्सी है जो आपके काम नहीं आ रही है या थोड़ा बहुत टूट गई है, कोई भी सामान है, कपड़ा है, बर्तन है, वहाँ डाल देते हैं लोग और जिनको ज़रूरत है वो ले जाते हैं। काश ऐसा सिस्टम लोगों के पास व्यवस्था से होता तो ये गंदगी नहीं होती। मैं आपको सारांश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबको आवश्यक है कि हम कूड़ा कचरा नहीं करेंगे, अपने वजह से कहीं गंदगी नहीं करेंगे। जहाँ भी गंदगी हो रही है उसे रोकने का यत्न करेंगे। पानी का जमाव नहीं होने देंगे, पानी बहता रहना चाहिए। पानी बहता रहेगा, पहुँच जाएगा अपने ठिकाने पर। और कहीं भी रोड पर कचरा, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। बहुत बुरा हाल है, देखने से ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम। आओ हम ऐसा व्रत लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि कुछ प्रदूषण होना ही है, उसे रोक नहीं सकते हम। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, अच्छा बोलो रोक सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आपको पता है आदमी अपनी मौत मरेगा किसी दिन, अपने आप मरेगा, कोई नहीं मारेगा ऐसे, अपने आप मरेगा। नहीं तो नमूना देखो, आदमी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जो एयर टाइट हो। एयर टाइट बोले तो है जी, हवा आए नहीं जाए नहीं, उसको हिंदी में कहते वायु रोधी, अंग्रेजी में कहते एयर टाइट, वायु रोधी। कमरा ऐसा न हवा अंदर आए न हवा अंदर से बाहर जाए। अच्छा एसी वाले कमरे ऐसे ही तो होते हैं, ज़्यादातर एसी वाले कमरे ऐसे ही होते हैं, हवा न अंदर आए न अंदर से बाहर जाए, एकदम टाइट। ऐसे कमरे में आदमी को छोड़ दो, अच्छा बताओ क्या होगा? बोलो है जी, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? वो मर जाएगा इसीलिए क्योंकि कमरे में जो ऑक्सीजन है उसे लेता रहेगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहेगा। एक दिन पूरे कमरे की ऑक्सीजन खत्म, एक दिन पूरे कमरे की और एक समय पूरे कमरे की ऑक्सीजन खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। बोलो अपने आप मरेगा कि नहीं? सावधान हो जाओ, जितनी गंदगी पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, एक दिन ऐसा हो सकता है जीवन जीने लायक ही ना रहे धरती। ये धरती जीवन जीने लायक ही ना रहे, इतनी गंदगी हो जाएगी किसी को। इसीलिए कुछ प्रदूषण ऐसा है जो होना है, उसे रोकने का यत्न करो। कैसे रोकेंगे? उसका दूसरा तरीका है वृक्षारोपण। बोलो क्या है?
कौन कौन सी गंदगी है जो करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अच्छा, अपने शरीर से पसीना निकलेगा, बोलो निकलेगा, रोक सकते हो उसे? अच्छा, मलमूत्र विसर्जन करेंगे। अच्छा, भोजन बनेगा हमारे लिए, उसमें से धुआं होगा, वाहन चलाएंगे, धुआं होगा। अच्छा, फैक्ट्रियां चलेंगी। अच्छा, किसके लिए चल रही है फैक्ट्री? हमारे लिए चल रही हैं। ये सारे संसार में जितना निर्माण हो रहा है किसके लिए हो रहा है? पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए ना, मनुष्य के लिए हो रहा है। और मनुष्य इतना कलाकार हो गया है कि बस गंदगी तो कर रहा है, सुधारने का कोई यत्न नहीं कर रहा है। इसीलिए बंधुओं, दूसरा तरीका है वृक्षारोपण। पहला क्या है? हम कूड़ा ना करें। जोर से बोलो, हम संकल्प लेते हैं हम कूड़ा नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है? वृक्षारोपण, हम वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने से क्या फायदा होगा? वृक्ष कैसे लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आपको बताएंगे वृक्ष क्यों जरूरी हैं। वृक्षों से हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे प्रदूषण का बहुत बड़ा हिस्सा ठीक होता है। इसीलिए हम सब लोग नियम बनाकर वृक्ष लगाएं। कम से कम एक वृक्ष हर वर्ष लगाना चाहिए व्यक्ति को। वैसे आजकल फैशन हो गई है, वृक्ष लगाते कम है, फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। फोटो मत खिंचवाओ, फोटो खिंचवाओ कोई बात नहीं है, लेकिन वृक्ष ऐसा लगाओ जिससे पनपे। वृक्ष लगा दिया फिर देख ही ना रहे, पानी लगा रहे, वो फोटो खिंचवाना था ना। आओ सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अब है। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।